नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है तमिलनाडु की कैपिटल सिटी चेन्नई से, जहां पर दोस्तों चेन्नई को वहां के जो लोग रहते हैं उनके लिए और भी बेटर बनाने के लिए द वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया कि वो चेन्नई के लिए और भी फर्दर लोन्स एंड फंड्स को अप्रूव करेंगे। एंड इसी के चलते उनकी तरफ से जल्दी चेन्नई सिटी के लिए $150 मिलियन के फंड्स अप्रूव कर दिए जाने वाले हैं। सो बेसिकली दोस्तों जो चेन्नई है उसको इंडिया की मोस्ट लिवेबल सिटी बनाने एंड साथ ही साथ में वहाँ पर जो फाइनेंशियल एंड हेल्थ सर्विसेज हैं उनको भी बेहतर बनाने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा चेन्नई के लिए एक सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत 4 मेन कीज पर काम किया जा रहा है, जिसमें वाटर सप्लाई एंड सीवरेज, मोबिलिटी, हेल्थ एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। एंड दोस्तों इसको द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एंड इसका जो काम है वो काफ़ी अच्छे स्केल पर चल रहा है। एंड इसी को और भी फास्ट बनाने के लिए द वर्ल्ड बैंक की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि वो चेन्नई के लिए $150 मिलियन के और भी लोन को अप्रूव करने वाले हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलुरु कर्नाटका से, जहां पर दोस्तों बेंगलुरु का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको ईवी बेस में कन्वर्ट करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो उनकी स्टेट में 1500 ई बसेस को प्रोक्योर करने वाले हैं, जो कि स्पेसिफिकली बेंगलुरु सिटी के लिए होंगी। एंड दोस्तों अगले 3 साल के अंदर अंदर ये 1500 ई बसेस हमें बेंगलुरु के रोड्स पर दौड़ती हुई दिखाई देने वाली हैं। सो बिल्कुल दोस्तों अगर आपको याद होगा तो 1-2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि बेंगलुरु की जो फर्स्ट ईवी बस है उसको बेंगलुरु में डिलीवर कर दिया गया है एंड उसको ऑपरेशनलाइज भी कर दिया गया है। हालांकि जो बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि BMTC है वो हमारे देश की ऐसी पहली यूटिलिटी प्रोवाइडर है जिन्होंने सबसे पहले 2014 में इंडिया में इलेक्ट्रिक बस को ट्रायल लिया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद में BMTC के द्वारा इन ई बसेस पर कोई भी काम नहीं किया गया था। लेकिन आज ये जो ई बसेस है ये आज के समय की नेसेसिटी बन चुकी हैं। तो इसी के चलते कर्नाटका गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो 1500 ई बसेस को स्पेसिफिकली बेंगलुरु सिटी के लिए प्रोक्योर करेंगे। एंड ऑलरेडी उन्होंने बेंगलुरु के लिए हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर JBM को 90 ई बसेस का ऑर्डर भी दे दिया है। एंड दोस्तों इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिसेंटली बेंगलुरु में जो फर्स्ट ईवी बस है उसको डिलीवर किया गया है। इसी के साथ साथ में अगले 1 साल के अंदर अंदर कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा 390 बसेस को भी प्रोक्योर कर लिया जाएगा, जिनको बेंगलुरु की जो स्क्रैप्ड बसेस हैं उनसे रिप्लेस किया जाएगा। और वहीं ये जो 1500 ई बसेस होंगी इनको हर साल 500 कर करके प्रोक्योर किया जाएगा एंड 3 साल के अंदर अंदर इनको प्रोक्योर कर लिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है यूपी स्टेट में न्यू लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर, जहां पर दोस्तों यूपी की जो कानपुर सिटी है उनके रोड को डीकंजेस्ट करने के लिए हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने डिसाइड किया कि वो कानपुर में एक न्यू गंगा लिंक एक्सप्रेसवे पर काम करने वाले हैं, जिसको स्पेसिफिकली कानपुर सिटी के लिए बनाया जाएगा। एंड इसके लिए जो DPR है उसको भी जल्दी प्रिपेयर कर लिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों जो गंगा लिंक एक्सप्रेसवे होगा ये एक पूरा एलिवेटेड रोड होगा जिसकी लेंथ अराउंड 30 किलोमीटर की होगी। एंड इसको नेशनल हाईवे 34 के एक स्ट्रेच पर बनाया जाएगा। एंड ये कानपुर सिटी के कोर एरिया से होकर गुजरेगा एंड गंगा बैराज को कनेक्ट करेगा। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि जो नेशनल हाईवे 34 है वो कानपुर स्टेट के डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से होकर गुजरता है। और क्योंकि ये एक नेशनल हाईवे है और कानपुर के कोर इंटीरियर एरिया से होकर गुजरता है तो ऐसे में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। एंड अगर दोस्तों ये ट्रैफिक खत्म हो जाता है तो ये कानपुर के लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। एंड इसी के चलते फरवरी 2018 में इस गंगा लिंक एक्सप्रेसवे को बनाने का प्लान बनाया गया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद में अभी तक इस पर कोई भी काम स्टार्ट नहीं हो पाया था। लेकिन अब हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोबारा से इस पीरियड को रिवाइव करेंगे एंड जल्दी ही इसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के एक न्यू इनिशिएटिव को लेकर। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड के चलते हमारे देश में इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में जो वर्क फ्रॉम होम था वो चल रहा था। एंड स्पेसिफिकली दोस्तों हमारे देश में जो IT कंपनीज हैं वो अभी भी उनके जो ऑफिस है वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को नहीं बुला रही हैं। करंटली उनको भी वर्क फ्रॉम होम ही दिया गया है। एंड दोस्तों इसी को देखते हुए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो इस वर्क फ्रॉम होम को उनकी स्टेट में और भी प्रमोट करेंगे। एंड इसी के चलते वो उनकी स्टेट में वर्क फ्रॉम होम टाउनशिप को सेटअप करने वाले हैं। एंड इनिशियली उनकी स्टेट में 25 टाउनशिप को सेटअप किया जाएगा जो कि स्पेसिफिकली वर्क फ्रॉम होम के लिए होने वाली है। सो बेसिकली दोस्तों जो 25 वर्क फ्रॉम होम टाउनशिप्स होंगी इनको पायलट बेसिस पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जहां पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा काम करने के लिए स्पेस, वर्क स्टेशंस, हाई स्पीड इंटरनेट या फिर जो अदर रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अवेलेबल करवाया जाएगा। एंड साथ ही साथ में यहाँ पर बेटर सेफ्टी के लिए 24/7 सिक्योरिटी, प्राइवेसी, 24/7 इंटरनेट एंड इस तरह की जो और भी फैसिलिटीज़ है उनको भी अवेलेबल करवाया जाएगा। एंड करंटली दोस्तों एज ऑफ नाउ ये जो प्रोजेक्ट है इसको पायलट बेसिस पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। एंड इसी की सक्सेस को देखते हुए एंड इसकी स्टडी करने के बाद में अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो इसको और भी ज़्यादा इंप्लीमेंट किया जाएगा। और ये जो पायलट प्रोसेस है ये अगले 3 महीने के अंदर अंदर स्टार्ट कर दिया जाएगा।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई के जो कोस्टल एरियाज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए हमारी यूनियन इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री की तरफ से मुंबई एंड इसके जो सबर्ब्स हैं उनके लिए एक कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान अप्रूव कर दिया गया है। दोस्तों इसके चलते आने वाले समय में मुंबई के जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर रियल एस्टेट डेवलपमेंट देखने को मिलने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों जैसे कि आप जानती हैं कि हमारे देश में जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनकी इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट को बेटर बनाए रखने के लिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत स्पेसिफिकली बताया गया है कि हमारे देश में किन कोस्टल एरियाज को डेवलप किया जाएगा एंड किस एक्सटेंट तक डेवलप किया जाएगा। और क्योंकि दोस्तों जो मुंबई एंड इसके जो सबर्ब्स हैं वो कोस्टल एरिया हमारे देश का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एरिया माना जाता है, जहां पर हमारे देश की वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स, स्लम्स एंड हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो दोस्तों बहुत ही बुरी कंडीशन में है। तो इसी के चलते मुंबई एंड इसके सबर्ब्स के लिए ये न्यू कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान अप्रूव कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत मुंबई के इन कोस्टल एरियाज में आने वाले समय में न्यू डेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट देखने को मिलने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये भी कह दिया गया है कि आने वाले समय में उनकी स्टेट में जो और भी कोस्टल एरियाज हैं उनके लिए भी इस तरह के प्लान्स को प्रिपेयर किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है झारखंड स्टेट में अप्रूव हुए कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों झारखंड स्टेट की कैपिटल सिटी रांची, उनकी स्टेट में देवघर सिटी एंड खुंती सिटी, इन तीनों के डेवलपमेंट के लिए झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया गया है, जिनका कंस्ट्रक्शन वर्क भी जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों थोड़ा डिटेल में बताऊं तो रांची के लिए एक ट्रांसपोर्ट नगर को अप्रूव किया गया है, जिसको झारखंड गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण योजना के अंतर्गत अप्रूव किया गया है। एंड ये जो ट्रांसपोर्ट नगर होगा इसको 113.24 करोड़ रुपये की लागत से 50 एकड़ के एरिया में डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा रांची के लिए एक फ्लाईओवर भी अप्रूव किया गया है, जिसका कंस्ट्रक्शन रांची में योगोड़ा सत्संग आश्रम से शांति नगर के बीच में किया जाएगा। एंड अगले 2 सालों के अंदर अंदर ये जो फ्लाईओवर है इसको 224.94 करोड़ रुपये स्पेंड करके कंप्लीट कर दिया जाएगा। और वहीं दोस्तों जो देवघर सिटी है उसके लिए एक रेजिडेंशियल कॉलोनी को अप्रूव किया गया है, जिसको देवघर की जो दुमा लोकेलिटी है वहाँ पर 58 एकड़ के एरिया में डेवलप किया जाएगा। और वहीं बात करें खुंती की तो इसके लिए भी एक जवाहर नवोदय विद्यालय को अप्रूव किया गया है एंड इसके कंस्ट्रक्शन के लिए 2.34 एकड़ ऑफ लैंड भी अप्रूव कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं, जिनके बारे में हमें जल्दी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों के लिए अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश में जू कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन से लेटर साइन हुए एक MOU को लेकर, जहां पर दोस्तों इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क जो कि वाइजाग आंध्र प्रदेश में है, उन्होंने जू की बेटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन के लिए इटली के गार्दा जूलॉजिकल पार्क के साथ में एक MOU साइन कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों हमारे जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है उनकी तरफ से हमारे देश में वर्ल्ड क्लास एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के जूस को डेवलप करने के लिए एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। एंड इसी के अंतर्गत हमारे देश में जो जू हैं उनको फॉरेन कंट्रीज के जूस की तरह डेवलप किया जा रहा है। और क्योंकि जो इटली का गार्दा जूलॉजिकल पार्क है वो वर्ल्ड में जू की मेंटेनेंस, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन बाय वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, तो इसी के चलते इस तरह के जूस को इंडिया में भी डेवलप करने के लिए इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क ने MOU साइन किया है। और वैसे मैं दोस्तों को बता दूं कि हमारे जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है उनकी तरफ से हमारे देश में 15 जूस को सिलेक्ट किया गया है, जिनको जो फॉरेन कंट्रीज में वर्ल्ड क्लास जूस है उनकी तरह ही डेवलप किया जाएगा। एंड दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हमारे देश में जू कंजर्वेशन, जू डिजाइनिंग एंड प्लानिंग, कन्वेंशन ब्रीडिंग, रिसर्च, एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम, इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारे डोमेस्टिक हैंडसेट मेकर लावा इंटरनेशनल को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में जो चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर जो मेकर्स हैं उनको टैकल करने के लिए लावा डिसाइड किया कि वो इंडिया में उनकी जो सर्विसेज एंड प्रोडक्ट रेंज है उनको एक्सपांड करने वाले हैं। एंड क्योंकि दोस्तों इनिशियली उनको इसके लिए फंड्स की जरूरत है, तो इसी के चलते उन्होंने डिसाइड किया कि वो IPO पर जाएंगे। और इसके लिए उन्होंने हमारी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास में उनके IPO के लिए ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस भी फाइल कर दिया है। सो बेसिकली दोस्तों लावा का प्लान है कि वो इस IPO के थ्रू 1400 से लेकर 1500 करोड़ रुपीस तक रेस करेंगे। एंड दोस्तों ये जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होगी इसके थ्रू लावा 500 करोड़ रुपीस के इक्विटी शेयर्स इशू करेगा, जो कि बिल्कुल फ्रेश होंगे। और वहीं जो रिमेनिंग फंड्स हैं उनको ऑफर फॉर सेल के जरिए रेस किया जाएगा। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों ये ड्राफ्ट इसको सबमिट किया गया है एंड सेबी से अप्रूवल मिलने के बाद में जो लावा है वो जल्दी ही IPO पर जाएगा। हालांकि अभी लावा की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि वो कब IPO पर जाने वाले हैं, लेकिन लावा को उम्मीद है कि इनके जो शेयर्स होंगे वो ओवर सब्सक्राइब करेंगे, जिसके चलते आने वाले समय में इनका जो बिजनेस है उसको इंडिया में काफ़ी बड़ा पुश मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।